पैसे से बनी। सवाल यह है कि फतेह जंग, जंड और पिंडी घेप के बच्चों और हमारी बेटियों के लिए आज तक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी? आज तक उनके लिए मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? इसकी वजह यह है कि अगर यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज बन जाए तो बड़े बड़े नवाबों, वडेरों, जागीरदारों, जिनकी तीसरी नस्ल हमारी ऊपर काबिज है, 2-3 खानदान जिला अटक पे जो काबिज बैठे हुए हैं, उनके हुक्के कौन भरेगा और उनके कदमों में कौन बैठेगा? ऐसे है कि नहीं है? हम लोगों ने यह मंशूर लेके आए कि इंशाअल्लाह ताला जिस दिन हमारा असेंबली में पहुंचेंगे, सबसे पहला काम हम कहते हैं गलियां, नालियां, सड़कें बाद में बनेंगी। सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि इस इलाके को एक यूनिवर्सिटी दी जाएगी ताकि ये जो बच्चे इधर बैठे हैं कल ये ग्रेड 4 की नौकरी के लिए तलाश में ना जाएं, ये कर्नल जनरल बने, ये भी मेजर बने, और ये भी डिप्टी कमिश्नर बने, और ये भी असिस्टेंट कमिश्नर बने, और डीपीओ, सीपीओ बने, और अच्छे जज बन सके, ताकि मेरा इलाका जद्दी पुश्ती गुलामी की जंजीरों को तोड़ के आजाद हो जाए इंशाल्लाह। आप तायीद करते हैं जी? उसके बाद असेंबली में जाने के बाद हमारा एक भी बंदा इलेक्ट हो गया तो 3 करारदादें हमने लेके आनी है। पहली करारदाद, हर बंदे को पूरी आजादी है कि उसका बच्चा जहां मर्जी, जिस मर्जी प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसको हक है। लेकिन हर एमएनए, एमपीए, सेनेटर और 17 और उससे ऊपर ग्रेड का जो अफसर है, मैं जब भी इलेक्ट होके गया या मेरा कोई भाई इलेक्ट होके गया या हमारी कोई बहन इलेक्ट होके असेंबली में गई, तो पहली करारदाद होगी कि सब लोग जहां मर्जी तालीम हासिल करें, एतराज नहीं, लेकिन एमएनए, एमपीए, सेनेटर और 17वें ग्रेड और उससे ऊपर के अफसर पे लाजिम होगा कि उसका बच्चा 10वीं तक की तालीम सरकारी स्कूल में किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ बैठ के हासिल करेगा। तब जाके 2 नहीं 1 पाकिस्तान आएगा, तब जाके यकसा तालीमी निजाम आएगा। तुम लोगों के बच्चे पढ़े जनाब वहां पर ऑक्सफोर्ड में जाके 22-24 साल तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान आए, उर्दू बोलने का पता नहीं है, बारिश आता है, पानी आता है, क्या भाई तमाशा लगाया हुआ है? ज्यादा बारिश आता है, ज्यादा पानी, कौन सा तमाशा लगाया हुआ है? हम लोग इसीलिए रह गए कि जो मर्जी आए, जिस तरह मर्जी आके हुकूमत कर दे, पहली नस्ल आए, दूसरी नस्ल आए, हम लोगों को फॉर सेल बना के रख दिया कि जब दिल चाहो पूरे जिला अटक से कोई बंदा ना मिले, गुजरात से उठा के कैंडिडेट ले, वहां से ना मिले, बाहर से अमेरिका से उठा, क्यों? और क्या ये चंद खानदानों की जागीर है सियासत? क्या किसान का बेटा नहीं आ सकता? क्या हारी का बेटा नहीं आ सकता? मजदूर का बेटा नहीं आ सकता? क्यों? हमने साउथ पंजाब में जब मैं गया, बहावलपुर डिवीजन में मुझे पता चला और सिंध में पता चला कि जनाब लोगों ने यह कहा या इस पार्टी का झंडा उतार दो या गांव छोड़ दो। मैंने कहा नवाब साहब, पहले तो तुम लोग ये कहते थे ना कि तुम्हारे खिलाफ कोई उठने की जुर्रत नहीं करता, मेरा बंदा 2 वोट ले या 4 वोट ले, तुम्हारी जमीन में काम करने वाले मजारे के बेटे को टिकट देकर तुम्हारे मुकाबले में खड़ा करूंगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जिंदाबाद, शहीद हैदर सियालवी जिंदाबाद, दूसरी करारदाद, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? कर्जे। आप में से कई लोगों के खानदान के लोग सऊदीया में, दुबई में नौकरी कर रहे हैं ना जी, कई बर्तानिया में, कई अमेरिका में, कई कहां पर हैं। वो क्यों शर्मसार होते हैं? एयरपोर्ट पे सबसे गंदा एनक्लोजर हम पाकिस्तानियों को दिया जाता है, सबसे ज्यादा चेकअप हमारा किया जाता है। ये कोई दहशतगर्द है या भिखारी है या क्या है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हाकिम वक्त चोर होता है। क्यों ऐसा होता है? घर का नुमाइंदा अगर ऐसा होगा तो घर वालों को भी उसी नजर से देखा जाएगा, और हम सारे छुप छुप के फिर रहे होते हैं कि पता नहीं हमें किस नजर से देखेंगे। बस कब तक ये बदमाशियां चलेंगी? इस चीज का निचोड़ हमने निकाला कि पाकिस्तान के कर्जे कैसे खत्म करने हैं। हर पार्टी ने आके कहा हम कर्जे खत्म करेंगे, मॉडल लाओ भाई, कैसे खत्म करोगे? हम मॉडल लेके आए हैं। आपको पता है इस्लामाबाद में डीएचए की सोसाइटी में हम खुद वहां रहे, 9 फेज बने हुए डीएचए के, और हर फेज में हजारों घर हैं। 8 फेज, 9 फेज बहरिया के बने हुए हैं, उसमें भी हजारों घर हर फेज में।
गौरी टाउन भी है, फलाना टाउन भी है, अस्करी भी है, 14 तो अस्करी बने हुए हैं, ABC सेक्टर उसके बने हुए हैं और हर सेक्टर में हजारों घर है। वो तमाम घर और उनकी गाड़ियों की मालियत 10 करोड़ या उससे ज्यादा मिला के हमने, ये सिर्फ एक जिले की बात बता रहा हूं, और पाकिस्तान, और इन सब लोगों ने अपनी मेहनत से बनाए, इसमें भी कोई शक नहीं। पाकिस्तान में 144 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 440 तहसीलें हैं, हर तहसील में हजारों ऐसे लोग हैं, हर गांव में 10-12 ऐसे लोग हैं जिनकी कुल मालियत के हिसाब से 10 करोड़ से ज्यादा है, उनकी अपनी मेहनत से। लेकिन जिस दिन हम हुकूमत में हमारी दूसरी करारदाद असेंबली में हम ये जाके पेश करेंगे कि 10 करोड़ या उससे जायद मालियत का असासा रखने वाले शख्स का 10% सिर्फ रियासत की मलकियत है और रियासत उससे अपने कर्जे उतारेगी। मैं यहां पर आके आपको बाकी सियासतदानों की तरह कह सकता था कि फलाना सियासतदान ऐसा है, फलाना ऐसा है, यही सुनते आ रहे हैं ना आप लोग। फलाने नाल साड़ी बड़ी बरादरी जनाब, और बरादरियां जितान आस्ते असी पाकिस्तान हराई बैठे हैं मेरे भाइयों। दसो ना। एक बात और रोक हैं आपको, ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड बैठे हुए हैं, जो ऑफिसर 18वें 20वें स्केल के 21 स्केल के, उनको फ्री में गाड़ियां, पेट्रोल, डीजल, हर एक चीज फ्री में घर तक मिले हुए हैं, क्या वो नहीं खत्म हो सकता? बहुत खूबसूरत बात अंकल ने की। जब बिजली के बिल आए और डबल बिल आए, मैंने यही बात दोहराई कि इनके अशराफिया के घरों में जो 6 AC इनके दफ्तरों में लगे हुए हैं, उसका बिल किसके बाप के पैसे से जाता है? वो भी तो हम दे रहे हैं, हम लोगों से जा रहा है। और तीसरी चीज मैं बताऊं, तीसरी करारदाद अंकल, आप इस बहुत खुश होंगे और मुझे खुशी है, ऐसे बागी जहन के लोग हमारे साथ मिलना शुरू हो गए जो इस जुल्म से ऐलान बगावत करते हैं। तीसरी करारदाद, सियालवी जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ सियालवी, हम तुम्हारे साथ बढ़ाओ सियालवी। तीसरी करारदाद मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम लेके आएंगे। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा मसला मुल्क से गद्दारी है। और क्यों गद्दारियां होती है? कौन उनको देता है इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कि गद्दारी करो? बाहर से कुव्वतें बैठी होती है, वो कहती है तुम यहां गद्दारी करो, बाद में तुम्हारे बीवी बच्चों को हम बाहर में सेटल कर देंगे। हम करारदाद लेके आएंगे कि 17 एंड अबव ग्रेड का ऑफिसर और MNA MPA सेनेटर, वजीर आजम, सदर मुमलिकत और तमाम फोर्सेस के चीफ हजरात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनमें से कोई भी रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकता जब तक उसके असासे, उसकी बेगम के असासे, उसके बच्चों के असासे, उसके फ्रंटमैन के असासे और PA के असासे चेक नहीं किए जाते कि 2 लाख की तनख्वाह अरबों के असासे कहां से आए। मुल्क से गद्दारियां खत्म हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी? उनको गारंटी जो मिली होगी वही खत्म हो जाएगी कि जनाब मुल्क से बाहर जाओगे। उन्हें तो होगा 2 साल के अंदर हमारा गिरबान पकड़ लिया जाएगा। ये 3 करारदादें लाने के लिए हम लोग सियासत में आए हैं सिर्फ। और चौथी बात मैं आप लोगों को बताऊं, पहला एजेंडा हमारा ये है। हमें कहा सिंध में, अंदरूने सिंध में आज भी एक शख्सियत जिंदा है जो कभी फौत होने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा मैं अंदरूने सिंध की हर तहसील को यूनिवर्सिटी दूंगा, इंशाअल्लाह ताला वो खुद ही फौत हो जाएगी जब लोगों के पास शऊर और तालीम आएगी। मैं आज आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, मैं पूरे पाकिस्तान में फिरौनों का मुकाबला कर रहा हूं। ये तो हमारा घर है, जिला अटक हमारा घर है, हमारे पड़ोस में मियां वाली है, वाज़ खान साहब उठे, वो अच्छे हैं या बुरे हैं मेरे इस पे बहस नहीं है, लेकिन वो जब इलेक्शन में खड़े हुए तो पूरा पाकिस्तान हंसता था उन पे, लेकिन कभी मियां वाली ने उन्हें हारने दिया नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका घर था, उनका किला था, उसने किले ने उसे मजबूत रखा, वो बार बार MNA बना और यहां तक कि वजीर आजम बना। मेरा किला और मेरा घर आप लोग हैं, मेरा जिला आप लोग हैं। मैं पूरे पाकिस्तान में चोरों से, डाकुओं से और मुल्क लूटने वालों से लड़ूं, मैं तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक मेरे घर से मुझे कामयाब ना किया जाए। मैं शुक्रगुजार हूं कि पहला आलम बगावत मेरे इन दाएं बाएं खड़े 2 भाइयों ने और इनकी पूरी टीम ने, ये जब पिंडी आए कि जी हम मिलना चाहते हैं, मैंने कहा नो, आपने पिंडी नहीं आना, असी कोई गिराए दे, मैं आप थोड़े कोल चल के आसा इंशाअल्लाह ताला। और अब आखिरी 2 बातें अजान से पहले ये झंडा मेरे पास ले आए जी, मैं आपको इसका बताऊं ये झंडा क्यों हमने इसका इंतखाबी निशान क्या रखा और क्यों रखा। सबसे पहले इस झंडे को जरा खोल के, ये 3 रंगों पर मुश्तमिल है। पहला रंग है ग्रीन कलर, उस तरह उल्टा कर दें। ग्रीन कलर का मतलब है
कि इसकी निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलाम की गुंबद खजरा से और वतन अजीज के परचम पाकिस्तान से है। और जो रेड कलर है इसकी निस्बत पाकिस्तान बनने से पहले 1857 की जंग आजादी, 1920 की तहरीक खिलाफत और 1947 और उसके बाद शहादत देने वाले हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों को डेडिकेट किया गया। और गोल्डन कलर एक तरफ किबला अव्वल बैतुल मक़दस फलस्तीन की तरफ नुमाइंदगी करता है और दूसरी तरफ रोजा इमाम हुसैन की तरफ नुमाइंदगी करता है कि हर दौर के यजीद से टक्कर लेंगे, हर दौर के जालिम बातिल कुव्वतों के खिलाफ लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और रेलवे इंजन इंतखाबी निशान क्यों रखा? हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 250 इंतखाबी निशान दिए, उनमें से एक चुनना था। कबीर भाई, हम लोगों ने यह चुना। लोगों ने कहा आप तो चाहते पाकिस्तान मॉडर्न हो, उसमें तरक्की हो, इंसाफ हो, सब कुछ हो, कानून की बालादस्ती हो, लेकिन इंतखाबी निशान आपने 200-300 साल पुराने वाला चुन लिया। मैंने कहा हाँ, इसकी भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है। मैंने कहा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे, जिन्हें बाबूजी के नाम से लोग जानते हैं, गोल्डा शरीफ वाले। वो अक्सर रेलवे स्टेशन पे जाके रेलवे इंजन की जियारत किया करते थे और लोग पूछते थे आप बहुत बड़े सैयदजादे हैं, इसकी क्यों जियारत करते हैं? तो वो जवाब देते हैं कि ये खुद जलता रहता है और जल जल के काला हो गया, लेकिन खुद जलता है, लेकिन सारी मंजिलों को, बोगियों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है, अपनी जदोजहद करता है, अपनी कुर्बानी देता है। हम भी इंशाअल्लाह ताला 11 साल से जल रहे हैं। तेरी बसीरत को, तेरी बसीरत को, आगे बताऊं मैं आप लोगों को, 11 साल से हम लोगों ने भी, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया। मेरे वालिद साहब फौजी, छोटा भाई मेरा सियाचिन की हाईएस्ट पोस्ट पे बैठा हुआ था, नाना ने मेरे 65-71 की जंग लड़ी, खाला मेरी वाहिद आर्मी ऑफिसर थी जिसका दायां बाजू, दायां पांव और दाईं आंख शहीद हो गया आरे बाजार धमाके में। मामू ने मेरे 4 तमगे लिए अफवाज पाकिस्तान में, वाहिद आर्मी ऑफिसर। उसके बावजूद जब मैं दहशतगर्दी की अदालत में गया तो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और दहशतगर्द बन के पेश किया गया जज साहब के सामने। जुर्म क्या था? इश्तियाल अंगेजी का पर्चा मुझ पे, कार्य सरकार में मदाखलत का पर्चा मुझ पे। वहां से निकला तो 4th शेड्यूल लगा के मेरा नाम ECL में डाल दिया गया। मैंने कहा ECL यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के मुल्क से नहीं जा सकता। मैंने कहा भाई वो कोई और होगा जो मुल्क से भाग के बैठ जाए और इलेक्शनों में उसे पाकिस्तान की फिक्र हो जाए। मैंने दफन भी इस रियासत में होना है, मेरा नाम ECL में डालो ना डालो मुझसे इससे फर्क नहीं है। मेरा ID कार्ड ब्लॉक किया, मेरा पासपोर्ट सीज किया और तमाम बैंक अकाउंट्स ब्लॉक किए। मस्जिद वजीर खान लाहौर के बाहर एक शख्सियत नाच के आई, मैंने जाके उधर उसे शट अप कॉल दी और लाहौर में जाके जलसा किया। अगले दिन पिंड सुल्तानी यूनियन काउंसिल तहसील जंड के गांव रंगली जो मेरा रिहाइश गाह है, वहां पर 8 गाड़ियां लाहौर से, 1 DSP और 2 SHO की सरबराही में 8 गाड़ियां पुलिस की आके गिरफ्तार करती हैं। 2 दिन बाद मैं रिहा होता हूं तो जेल के बाहर खड़े होकर तकरीर करके कहता हूं कि मेरा ताल्लुक जिस जिला अटक नाले उस हजे तक किसी बेगैरत तक किसी बुज़दिल पैदा नहीं कीता। इंशाल्लाह पहले मैं सड़क पे लड़ता था, उन्हें असम्बली पे जाकर लड़ा था। पाकिस्तान इस वक्त लाखों कुर्बानियों के बाद बना, वो बहन को हम लोग क्या जवाब देंगे मुझे बताओ, जिसके वालिद के हाथ पांव बांध दिए गए और उसके सामने बहन के साथ, बेटी के साथ ज्यादती की गई और उसके जिस्म को काट के उसके बाप की गोद में फेंका गया तो आखिरी सांस से लेते हुए कहती थी अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना। क्या जवाब देंगे हमने? उस ट्रेन वालों को क्या जवाब देंगे जो दिल्ली से लाहौर आया करती थी और रास्ते में काट दी जाती थी, लाशें पहुंचा करती थी लाहौर, लेकिन लोग भर भर के मुसलमान आते थे और कहते थे खैर है काट दिए जाएंगे लेकिन दफन तो पाकिस्तान में होंगे। क्या जवाब देंगे हम लोग? हमसे उनका सवाल होगा, हमसे आने वाली नस्लों का सवाल होगा। मेरे बुजुर्गों, आज की नस्ल ने घास खाना छोड़ दिए, वो नहीं पूछेगी कि जनाब बरादरी कह रही है, मलोक है, खट्टर है, चौधरी है, खान है, खट्टो के नो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अगवा भी हो, तुम कब सभी कुछ हो, बतलाओ तो मुसलमान भी हो। बुताने रंग खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी, सब मुसलमान बस। इंशाअल्लाह ताला मैंने पूरे KPK में खड़े होकर यह बात की कि जनाब मेरे किसी पंजाबी को अगर किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा नहीं होगा, और पंजाब में कहता हूं मेरे किसी पठान को कोई हाथ लगाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पाकिस्तान तब मुस्तहकम होगा जब यहां पर रेडी लगाने वाले पठान को तुम सीनों से लगाओगे इंशाअल्लाह ताला। हमने पंजाबी पठान की तफरीक को खत्म करना है, हमने सिंधी बलोची की तफरीक को खत्म करना है और पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है इंशाअल्लाह। हम लोगों ने कौमी सोच लेके आनी है। आज तक इस इलाके को इस दलदल में डाला गया कि जनाब
हम आपकी गली पक्की करेंगे। भाई गली आपकी पक्की हो जाती है आपके टैक्स के पैसों से। आप कोई आए उससे बोलो यूनिवर्सिटी किधर है, यूनिवर्सिटी छेता है, भाई कितने ने यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज कितने, साढ़े बच्चे किसी काबिल नहीं। हर 5 साल के बाद 2 ग्रेड 4 की नौकरियां हमारे बंदों को देके तो इस तरीके से खरीदा रहेंगे। नो, आप आला में बगावत बुलंद करना होगा हमें। मेरे लिए मसला नहीं है, मैं 10 साल 11 साल पहले से जदोजहद स्टार्ट की थी, 10 साल बाद भी जदोजहद करूंगा। लेकिन सवाल यह किया जाएगा कि जनाब उस वक्त कौन साथ खड़ा था, कौन साथ खड़ा नहीं था। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आज इस जंग बातर तक आप लोगों ने नहीं रहना, अपने गांव इस यूनियन काउंसिल तक आपने नहीं रहना, फतेह जंग तहसील तक नहीं रहना। आपके ताल्लुकात जहां जहां तक हैं ये पैगाम पहुंचाएं लोगों तक। और आप लोगों ने, आप में से जो फौजी रिटायर्ड है अपने सारे यूनिट वालों को कहें, जो आप लोगों में से असातिज़ा हैं अपने स्टूडेंट्स तक पैगाम पहुंचाएं। जो लोग ताजिर बरादरी के हैं अपनी दुकान पे जो लोग आए वहां तक पैगाम पहुंचाएं। ये एक जहद मुसलसल की तरह जदोजहद को हमने जारी रखना है, जदोजहद को तेज रखना है, हर गली मोहल्ले तक पैगाम पहुंचाना है। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए थे तो उस वक्त कहा था पूरे बरे सगीर में फैल जाओ और देखिए पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करो। तब कुछ लोगों ने कहा था कि जिना तुम्हारी जिंदगी का 1 साल जाया कर देगा, इसके साथ ना दो। अलीगढ़ के नौजवानों ने कहा था हम जानते हैं जिना का साथ दिया तो जिंदगी का 1 साल जाया होगा, लेकिन ये भी जानते हैं आज जिना का साथ ना दिया तो उम्मत की नस्लें जाया हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को आजाद कराने में किरदार मुस्लिम लीग ने अदा किया था कायदे आजम की, और पाकिस्तान को खुद मुख्तार रियासत बनाने में जो अपने फैसले खुद करे, किसी से भीख ना मांगे, किसी के बूट पॉलिश ना करे, ये खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाने में किरदार पाकिस्तान नजरियाती पार्टी अदा करेगी। कायदे आजम के नक्शे कदम पे चल के इंशाअल्लाह ताला इधर फिरके की तकसीम नहीं होगी, इधर इंशाअल्लाह जात पात की तकसीम नहीं होगी। ये कौम दोबारा मुत्तहिद होकर निकलेगी और हम लोग अपना किरदार अदा करेंगे। कौमी सोच लेके मैदान में आए। ये जो गली मोहल्ले की सोच है या हमारी बरादरी की सोच है, इस बेस पे हमने आने वाली नस्लों को तबाह कर दिया है। अब मजीद तबाह नहीं करना। अपने बच्चों को आज से ये सबक के साथ पढ़ाएं कि बेटा पढ़ो ताकि तुम डिप्टी कमिश्नर बनो और इस जिले से चोर बाजारी को तुम खत्म करो। मेरा बेटा पढ़ो और एक अच्छे आर्मी ऑफिसर बनो ताकि तुम खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, नूरुद्दीन जंगी और सलाउद्दीन अय्यूबी की तरह बन के निकलो या इमाम हुसैन के गुलाम बन के निकलो। तुम पढ़ो और एक अच्छे जज बनो ताकि कोई इंसाफ के नाम पे बिकाऊ माल इस मुल्क में बाकी न रहे और इंसाफ का बोलबाला हो। तुम्हारा अपना वालिद भी अगर हक पे ना हो तो उसके खिलाफ अला में बगावत तुम बुलंद करो। यह होता है अदल और इंसाफ का तकाजा। इस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करें, इन्हें पढ़ाएं और इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें गुलामी से आजाद होंगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आखिरी 3 नारे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तुसी ऑब्जर्व करन आए हो, सिर्फ मेरे नाल जवाब दो आखिरी बंदे तक। इथों भी पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बंदा आवाम में से खड़ा होकर नारा लगाए पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं सलाम पेश करता हूं अपने मुजाहिदों को, अपने भाइयों को जिन्होंने आप सब तक हमारा पैगाम पहुंचाया। इनका साथ दें, इनके दस्तों बाजू बने। ये ना देखें कि सियासी खड़पैंच है या नहीं है। इनसे बड़ा सियासी खड़पैंच कोई नहीं है जिसने सबसे पहले अलम बगावत बुलंद किया है और आप सबको इकट्ठा किया। हर बंदे से प्रेशर भी आया होगा, हर बंदे ने बातें भी की होंगी कि जनाब नौकरियां तो हम लगा के देते हैं तो तुम उसको क्यों बुला रहे हो। नौकरियां भी अगर कोई लगा के देता है तो अपने जाती जमा खर्च से नहीं करता। कोई अगर सिफारिश पे भी भर्ती कर देता है तो जनाब किसी का हक मार के आपके बच्चे को भर्ती करता है। ये याद रखिएगा। एक बंदा मैट्रिक पास है और अंडर मैट्रिक अगर मेरे भाई को भर्ती किया गया तो ना इंसाफी पे भर्ती किया गया। ये ग्राउंड रियलिटी है। इस मुल्क की सोच को हमने तब्दील करना है इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।